हेलो एवरीवन, आई एम जानवी सालुंके एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड उसका मैंने पूरा बता दिया। देन उसके बाद हमने देखा था डायफ्राम। लास्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट डायफ्राम, तो मैंने उसका पूरा डिटेल में आपको जितना ज़रूरत है उतने मैंने पूरी टॉपिक्स डिटेल में बता दिए हैं। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड यूनिसेलर मल्टीसेलर एंड कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू? जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट, हमें पता है केमिस्ट्री बायो, राइट, उसमें हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स फॉर्म होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो जब एक होता है जिसे हम बोलते हैं रेसिड्यू, क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। क्या मतलब होता है रेसिड्यू का? जो बचा हुआ होता है ना, रिमेनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिमेनेंट। मतलब सब खत्म हो जाए और बाद में जो बचे उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू, रिमेनेंट, है ना। तो वो रेसिड्यू क्या है? जैसे कि मान लो कोई कोयला है, राइट, या फिर कोई पेपर है, वो जल गया, ठीक है। जलने के बाद क्या बचता है? राख। एंड वी से दैट राख एज अ ऐश, जिसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। रेसिड्यू ऑफ एंटायर द कंबशन का जो भी रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। इन द सेम फॉर्मेट रेसिडुअल वॉल्यूम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लंग्स। रेसिडुअल वॉल्यूम किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? अब जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एकदम डीप सांस लो, एकदम ब्रीद इन, राइट, ब्रीद इन किया हमने, देन एकदम से फोर्स एक्सपिरेशन, मतलब जितना हवा आप निकाल सकते हो एकदम से पूरा ब्रीद इन कर दिया एंड पूरा एक्सपायर कर दिया, पूरा पूरा पूरा, है ना, पूरा जितना सांस आप निकाल सकते हो निकाल दो। फिर भी आपके लंग्स में कुछ तो हवा बची होगी ना, हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ हवा बची होगी, सो दैट कुछ अमाउंट ऑफ हवा इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। सो व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल वॉल्यूम is the volume is the volume या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, मैं एक्सप्लेन वहीं से कर दूंगी। फॉर्मूला है इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स माइनस फोर्स्ड वॉल्यूम, फोर्स्ड एक्सपीरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर इसी को हम बोलते हैं आरवी। सो व्हाट इज आरवी? आरवी क्या होता है? अब एक्सपिरेशन हम सबको पता है, फोर्स मतलब जितना आप निकाल सकते हो, फोर्स, एकदम फोर्स लगा के, है ना, फोर्स एक्सपिरेशन, ये इसका टोटल, ये इसका क्या है? पूरा फॉर्मूला है। अब समझो इस बात को, ये है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब समझो, जो हमारे पास इंसान है जो मर चुका है ना, जो इंसान अभी जिंदा नहीं है, ठीक है, सो उसका रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? उसका रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? सो आरवी इन डेड पर्सन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इज इक्वल्स टू क्या होता है? ज़ीरो। किसी भी जो इंसान जिंदा नहीं है उसका आरवी क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्यों? रीज़न आई विल टेल यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम? हमारे बॉडी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का? रेसिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन ये होता है दैट रेसिडुअल वॉल्यूम does not allow the lungs to collapse। अगर आप क्या करो, सारे रेसिडुअल वॉल्यूम भी निकाल लो लंग्स में से, तो लंग्स क्या हो जाएगा? जैसे एक बलून इमेजिन करो, है ना। अगर बलून में से पूरी हवा निकाल लोगे तो क्या होगा? पूरी हवा निकाल लोगे तो क्या होगा? उसके जो दोनों एंड्स थे वो चिपक जाएंगे ऐसे, हाँ। सेम यही होगा, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलैप्स। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि सारा हवा, बलून में से सारी हवा निकाल देंगे, तो वो जो दो एंड्स होंगे, दो सरफेसेस होंगे हमारे बलून के ऐसे थे, वो ऐसा कि चिपक जाएंगे। तो सेम होगा हमारे लंग्स के साथ। अगर हमारे लंग्स में से सारे रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल देंगे, आरवी को अगर आप निकाल दोगे, तो वो जो लंग्स की दो लेयर है वो ऐसे चिपक जाएगी। एंड अगर वैसा हुआ,
अगर वैसा हो तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। और हम ह्यूमंस इतना है तो नहीं कि हम वो पूरा फिर से नहीं, तो हम वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सुनो, जो हमारे पास डेड पर्सन होता है ना, डेड पर्सन जो मर चुका है उसका आरबी कितना होता है, 0। रीज़न, उसके जो लंग्स होते हैं वो क्या हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। रीज़न इज वाई, रीज़न the lungs of dead person is collapsed, वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं। डेड पर्सन के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो चुके होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आरवी डेड पर्सन में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो एक बात, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब और एक पॉइंट है हमारे पास, मैं यहीं पे यूनिसेलर का बता देती हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं, ये पॉइंट अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, ये नया पॉइंट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब हम बात करते हैं यूनिसेलर ऑर्गन्स की, नहीं मैं नई स्लाइड ही लेती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट का पॉइंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, अब बात को समझो, क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अ सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट is a substance that helps in transport of, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की। गैसेस ओके, गैसेस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर हम बात करें, एक पॉइंट में बताती हूँ, जैसे कि एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। देखो, जब मैं बात क्या कर रही हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस। सो क्या इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, नहीं है, बिकॉज यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल है, एक सेल के अंदर अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो कितना ही है, एक सेल है ना, तो वो डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। सो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, किसकी बात चल रही है हमारी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक पॉइंट और एक बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों एब्सेंट है, बिकॉज सरफेस एरिया बहुत कम है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, डिफ्यूजन से इनकी जो रेस्पिरेटरी नीड्स है वो पूरी हो जाती है, राइट। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म they cannot fulfill their respiratory needs by किसके थ्रू, बाय डिफ्यूजन, है ना। अगर हम जैसे ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ डिफ्यूजन पे जिंदा रहे तो सिर्फ हमारे ऊपर वाले सेल्स को हमें एयर दे पाएंगे, अंदर वाले सेल्स को एयर मिलेगी क्या, नहीं। therefore we have respiratory system as well as
respiratory pigment called as hemoglobin, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग HB से। ठीक है, अब देखो हमारी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनमें इतने सारी चीज़ें होती है, राइट, जिसको हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, आई मीन रेस्पिरेशन, गैसेस, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती है, राइट। सो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ डिफ्यूजन से सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन नहीं हो सकता कंप्लीट, ब्रीदिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता जस्ट बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में, एंटायर ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सेट्रा में, राइट। एंड इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कौन हेल्प करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसका ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट बताती हूँ, हीमोग्लोबिन के बारे में 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन हैव मैं दूसरे इस पे एक्सप्लेन करती हूँ ना, मतलब मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा, चलो, मतलब मुझे वहाँ पे लिखना है बहुत सारी चीज़ें, तो इस पे नहीं जमेगा। आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना इफ़ यू नीड। ओके, एनसीईआरटी लेकर बैठिए भाई। ठीक है, पॉइंट किधर जा रहा है आपको पता तो चले कि कहाँ से पढ़ा रही है मैम आपको। हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास, हीमोग्लोबिन, ओके, बढ़िया, हीमोग्लोबिन है, राइट। हमने फंक्शन देख लिया। अब समझो इस बात को, हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी। एक पॉइंट है दैट हीमोग्लोबिन, खत्म हो गया क्या ये, हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स, हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी मतलब होता है कि बाइंडिंग पावर। एफिनिटी मतलब क्या होता है, बाइंडिंग पावर, या फिर जिसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। इसका अट्रैक्शन कैसे होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोई भी ऑक्सीजन अगर रहा और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल रहा तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट है हमारे पास, दैट इज हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी। हाई एफिनिटी समझ में आया। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। अब कैसे, मैं बताती हूँ। देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन दिखाई कैसे देता है, देखो ये मेरे पास हीमोग्लोबिन है, HB का मॉलिक्यूल बीच में। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, देखो ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं Fe के मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, Fe के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन। इसलिए गर्ल्स को मैं बोलता है दैट आयरन की कमी है इनको, बिकॉज मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये सारा ब्लड HB निकल जाता है, आयरन भी कम हो जाता है। सो देयरफॉर ओके, आयरन, HB, ये कैसा है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट। ये कैसा है, रेड पिगमेंट है, इसलिए दिस इज द रीजन वाई हमारा ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। ठीक है, ये आयरन है। अब आयरन को बाइंड करेंगे हमारा, आयरन को बाइंड करेगा हमारा ये पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है वो, ये ऑक्सीजन ऐसे आएगा और ऐसे बाइंड करेगा। ठीक है, तो अभी ये मेरा एक क्या है, एक हीमोग्लोबिन है और एक हीमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन बाइंड हुए हैं, 4 ऑक्सीजन बाइंड हुए हैं। सो एक स्टेटमेंट है दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ HB, the molecule of HB has 4 sites to bind for
oxygen molecules in the iron atoms in 4 heme group. ठीक है, या फिर इतना ही लिखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फाइन. द मॉलिक्यूल ऑफ HB हैज़ 4 साइट्स फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल या फिर एक HB कितने मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है, फिर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है? तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HB, आई मीन सॉरी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स, means particularly one hemoglobin transports 4 molecule of oxygen. Okay, so एक particularly hemoglobin कितने molecule का transport करता है? 4. और ये क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, ताकि आपको समझे कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, ये इतना है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन. solubility of CO2 and oxygen. ठीक है, तो solubility ऑक्सीजन की एंड CO2 की, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की. ठीक है, ये याद रखना है. इन वाटर, सॉल्युबिलिटी किस में? इन वाटर. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन वाटर क्या है? CO2 की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है. ये याद रखना. ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर पॉइंट. सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अब चैप्टर थोड़ा ख़त्म होते होते आया ना, तो मैं देख रही हूँ कि भाई कौन सा पॉइंट रह तो नहीं गया वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये मैं रफ करती हूँ. ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लिखना है. जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ क्या, कि CO2 की जो एफिनिटी है इन वाटर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. देयरफॉर CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय लिक्विड ब्लड या फिर डिजॉल्व फॉर्म, या फिर ठीक है इतना ही लिखो. अब देखो हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है. तो हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा. बट हमारे ब्लड के अंदर CO2 भी तो है, उसका भी तो ट्रांसपोर्ट करना है. सेल भी तो CO2 निकाल रहे. तो CO2 कौन लेके आएगा? CO2 लेके आएगा लिक्विड ब्लड. इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा. एंड व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज नथिंग बट देन इट इज मोस्ट ऑफ द वाटर. ठीक है, एंड हमें पता है कि वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे बाइंड होगा नहीं, तो कौन बाइंड होगा? CO2. ये मेरे पास जो प्लाज्मा है वो है, ये क्या है मेरा? प्लाज्मा. इस प्लाज्मा को बाइंड करेगा मेरा CO2 एंड ये क्या होगा? इसका फिर किया जाएगा ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन. CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा प्लाज्मा. कौन कर रहा है? लिक्विड ब्लड या फिर प्लाज्मा उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अब हीमोग्लोबिन क्यों कर रहा है? बिकॉज हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. एंड ब्लड प्लाज्मा क्यों कर रहा है हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट? बिकॉज CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर इज मोर देन ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज द पॉइंट हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं. एंड देन दिस वाज द पॉइंट CO2 सॉल्युबिलिटी का पूरा. ठीक है, मैंने आपको सेलुलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है वो बता दिया है डायफ्राम के पिछले वाले लेक्चर में. जब मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी वहाँ पर. तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. ओके, सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है, अभी अगला जो टॉपिक होगा दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. कौन सा टॉपिक है? ट्रांसपोर्टेशन. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हम देखेंगे एक एक चैप्टर, एक टॉपिक. ये भी जैसे मैंने रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया, सेम इन द सेम वे, एकदम ज़ीरो से आई विल स्टार्ट द चैप्टर एंड एंड
टू द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉइंट हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक से रिलेटेड रह गया है। नो, आई एम डन विद, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। आप भी एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, नोट्स के गो थ्रू जाइए, रिवीजन अगर आप करोगे तो आपको पक्का सारी चीज़ें याद रहेगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डाउट होना चाहिए किसी भी चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।